हेलो 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 अगेन। हेलो। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आज हमारा पॉडकास्ट एक थोड़ी स्पेशल जगह से आ रहा है, हमारे घर से नहीं आ रहा है। तो जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, हम हमारी फेवरेट जगह बैठे हैं आज, वो है गोल्डन गेट पार्क। सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक पार्क है। हमने सोचा कि आज हमारा 15th एपिसोड है पॉडकास्ट का, कुछ स्पेशल करते हैं, काफ़ी दिन हो गए एपिसोड निकाले भी। तो हमने सोचा हमारी फेवरेट जगह आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है ये पार्क, शहर के बीच में। और पार्क के जस्ट इस तरफ हम जहाँ बैठे हैं अथाह समुंदर है, जिसे कहते हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। तो एक तो ये कारण कि ये हमारी फेवरेट जगह है, और दूसरा कारण ये, मैं मनी मन सोच रहा था कि हमने पिछले 14 एपिसोड में पूरे ब्रह्मांड की बातें कर ली कि एक छोटे से विस्फोट से, बिग बैंग से कैसे सब कुछ निकला। तारे, सितारे, ब्लैक होल, हमारा सूरज, हमारी धरती, हम। तो हम अपने घर पे बैठे बैठे ही ये चर्चा कर रहे थे। बाहर नहीं आए, पर हम जिस धरती की बात कर रहे थे वो इसी धरती की तो हम बात कर रहे थे कि ये इतनी सुंदर धरती है जहाँ पे घास फूस, पेड़, पक्षी, आवाज़ें आ रही है हमें चिड़िया की चू चू करने की। और हमारे जो पूर्वज है, जिनकी कहानी अभी तक हम बोलते आ रहे हैं पिछले 3-4 एपिसोड से, जब से हमने मानव इतिहास की बात शुरू की है। तो हमने बातों बातों में बात की। मैं मनी मन सोच रहा था कि वो थोड़ा ना अपनी 4 दीवारी में अपने घरों में रहते होंगे, वो तो खुलेआम ऐसे ही रहते होंगे। सही बात है। तो मैंने सोचा एपिसोड भी वैसे ही शूट करना चाहिए, हमारी 4 दीवारी से बाहर, खुले आसमान के नीचे, चिड़िया की चूचू के नीचे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू शूट आवर पॉडकास्ट इन गोल्डन गेट पार्क, व्हिच हैपेंस टू बी आवर फेवरेट प्लेस। तो मैं ना इसलिए भी ये जगह चुनना चाहता था कि हमें कैलिफोर्निया में रहते करीबन 2 साल हो गए हम, और यहाँ पे आने के बाद हम दोनों ने एक चीज़ चालू की, एक एक्टिविटी चालू की, एक हॉबी स्टार्ट की जो हम दोनों को बहुत पसंद आई, जिसको बोलते हैं कैंपिंग। हम अक्सर महीने 2 महीने में कैंपिंग करने चले जाते हैं। तो कुछ नहीं, हमारे पास एक छोटा सा टेंट है और थोड़ा कैंपिंग का सामान है, एक गैस है। जंगलों के बीच में या कहीं ओशन के पास जाके हम कैंप करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं उधर। पर मैंने कैंपिंग से ना अपने लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी। वो ये, तुझे तो पता ही होगा ऑब्वियसली, जब पहली बार हम कैंपिंग करने गए थे तो एक जो वहाँ पे कैंप ग्राउंड का जो रेंजर होता है हमें आके बोलता है कि थोड़ा सा सतर्क रहना, यहाँ पे भालू आ जाते हैं रात को। अपना खाना वाना बेयर लॉकर होता है वहाँ पे। मैं फ़ोटो डालने की कोशिश करूँगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील का बना हुआ बेयर लॉकर होता है। वो इसलिए रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि भालुओं की ना सूंघने की शक्ति बड़ी तेज़ होती है। तो अगर आप खाना बाहर छोड़ दोगे तो भालू आके वो खाना ले सकते हैं, और भालू होता है और हम हैं। तो वो रेंजर बड़े आराम से आके बोल के चला गया। पर मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहली रात कैंपिंग करे तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि छोटी सी आवाज़ आए, मुझे लगे शायद भालू तो नहीं आ गया। और हमारे में भालू में वो टेंट का पतला सा, एक पतली सी प्लास्टिक का टेंट हम में और एक भालू में। तो द रीज़न आई मेंशन दैट इज़, मुझे ना अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख मिली उस दिन, उस रात। मैं मनी मन सोच रहा था, मेरे तो फिर भी एक छोटा सा पतला सा एक प्लास्टिक का कवच है, एक जो टेंट है जिससे मैं शील्डेड हूँ। पर हमसे जो हमारे पूर्वज जो पहले जंगलों में रहते होंगे, जिन्हें हंटर गैदरर्स बोलते हैं, उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं था। शायद गुफाओं में रहते होंगे, जहाँ भी रहते होंगे। पर सिर्फ भालू ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कायोटी गई थी, याद है? तो हम मन सोच रहे थे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, बीच में से कायोटी आ गई, हम क्या करेंगे, कोई जानवर आ गया, क्योंकि ये भी काफ़ी घना से ही जंगल जैसा ही है। पर ठीक है, हमें फिर भी मन में पता है कि नहीं, हम थोड़ा चिल्लाने लगेंगे तो आसपास से कोई रेंजर आ जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे सुविधाएं हैं। पर आज से 70,000 साल पहले जब ये सब शुरू हुआ जंगल में, हमारी जो तूने पिछली बार बताया कि हमने बस थोड़े से भाषा बोलनी चालू ही की थी, शायद हमारे गुट बनना चालू हुए थे, हमने थोड़ा संगीत बनाना भी शुरू किया, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आज मैं, पता है मेरी दिलचस्पी क्या है, एंड आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू कि अगर तू एक काम कर पाए, कैन यू इमर्स मी इन द लाइफ ऑफ अ हंटर गैदरर। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, बातों बातों में ही सही, मुझे उनकी ज़िंदगी जीनी है, तो मुझे थोड़ी समझा कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी, वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे। उनका 24 घंटे का दिन उनका भी होता था, 24 घंटे का दिन हमारा भी होता है। हमारा दिन तो कैलेंडर के पीछे चलता है कि गूगल कैलेंडर में मैसेज आता है कि जी अगले 15 मिनट में ये मीटिंग है, वो मीटिंग है। पर उनके तो कैलेंडर की मीटिंग नहीं होती थी, ना संडे, ना मंडे, ना कुछ। दिन चढ़ता, दिन निकलता, दिन डूब जाता।
तो क्या होती थी उनकी दिनचर्या में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। तो आज आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट वाज द लाइफ ऑफ अ हंटर गैदरर लाइक। सो इमर्स मी इन द लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स। समथिंग लाइक दिस ओनली, इफ यू कैन इमेजिन। पेड़ों के नीचे ही रहते थे शायद, जंगलों में घूमते होंगे। तब कौन से शहर थे, तो मतलब यही था उनके लिए घर, जो आज हम बाहर निकल कर आए हैं देखने के लिए। बट चलो हमने ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो देखो, अगर हमें किसी के बारे में जानना है, जैसे इन दिस केस हंटर गैदरर के बारे में, तो हमें उनकी पहली बात तो वो थे कैसे इंसान, वो जानना पड़ेगा, राइट। और फिर वो काम के, उनका व्यवहार क्या था और वो काम क्या करते थे, वो जान सकते हैं। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जीन्स की हमने बात की थी कि कैसे हमारा शरीर में ऑलरेडी ऐसे प्रोग्राम्स हैं। हाँ, तूने बताया था जीन्स मतलब हमारी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की गई है कि हाँ जी, इस बंदे को इस कलर की आंखें देनी है, हाँ। इसका कद ऐसा होना चाहिए। तो फीचर्स ही नहीं, व्यवहार वाले जीन्स भी हैं। हाँ। जैसे हमने डर की बात की थी कि फियर वाज नेसेसरी, बिकॉज अगर यहाँ पे अभी कायोटी चला गया या फिर शेर आ गया, भालू आ गया, जिसके अंदर वो फियर नहीं था, वो मर गया। सही बात, वो बचा ही नहीं। तो जो ये फियर की भी प्रोग्रामिंग है, हमें पता नहीं कितने, हम मिलियंस एंड मिलियंस, हम शायद जानते भी नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स हम जंगलों में ही रहे। तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है करोड़ों सालों में की गई है। हाँ। ये हमारे प्रकृति ने ये सॉफ्टवेयर लिखा है। मैन्युफैक्चर, हमारे कहते हैं ना, अगर हम आईफोन हैं तो हमारे आईफोन के अंदर कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी आई हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स या फिर कह लो ऑटोमेटिक सेटिंग जो ऑलरेडी थी उसके अंदर। करेक्ट। तो उस तरीके से फियर है, फॉर एग्जांपल। ऐसे हम देखते हैं कि और तरह के प्रोग्राम्स थे, जैसे मैंने बताया स्वीट, मीठा हमें क्यों पसंद है इतना, हमारे फ्रिज में हम मीठा रखते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स रख रहे हैं, वो क्या है, वो बेसिकली हमारा व्यवहार है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है। क्योंकि अगर हम मीठे के प्रति इतने आकर्षित नहीं होते तो हम कैलोरीज बड़ी नहीं एक ले अच्छी पाते। चीज़ बताई कि हमें मीठा इसलिए इतना पसंद है क्योंकि हमारे पूर्वज बेचारों को पहले खाने की कमी रहती थी। हाँ, तो जैसे पेड़ों में फल फूल लगते थे, वो मीठे होते थे और उनमें एनर्जी बहुत होती थी। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लिखी गई थी वो ये लिखी गई थी कि जब भी मीठी चीज़ हो तो इस आकर्षित करें हमें मीठी चीज़ के प्रति। मतलब इनफैक्ट आई वाज रीडिंग दिस बुक्स, सेपियंस आई थिंक, या फिर सेपियंस में, कि अगर हम मीठे के प्रति इतने आकर्षित नहीं होते तो हम शायद दूसरे जानवरों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर रह जाते। अब क्या है, हंटर गैदरर शायद जब घूमते होंगे जंगलों में, तो अगर उनको पेड़ दिखा जिसमें अच्छे बड़े फ्रूट्स लगे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूँ सोचने के कि चलो मैं इकट्ठा करके अपनी बास्केट में रख लेता हूँ, बाद में खा लूँगा, नहीं, उनको ये पता था कि भैया खा लो अभी, तुरंत खा लो, क्योंकि अभी एक और कोई मंकी या कोई गोरिल्ला इधर ही घूम रहा होगा तो वो सबसे पहले ये पेड़ को पूरा नाश करेगा, मतलब उसका ग्रुप करेगा। तो कंपटीशन रहता था, मतलब सही बात, मतलब रिसोर्सेज का कंपटीशन था यार। तो हम इसीलिए कई एक्सपेरिमेंट जैसे किए साइंटिस्ट ने, तो पाया कि जैसे किसी छोटे बच्चों के साथ किया कि छोटे बच्चों को बोला जाए कि ये एक, यहाँ पे एक वो बड़ा यूज़ होता है ना, क्या बोलते हैं उनको, मार्शमेलो एक मिठाई होती है बेसिकली एक तरह की। तो उनके आगे रखा गया मार्शमेलो, बोला गया कि या तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम अभी खा लो या थोड़ा वेट करो, बाद में खाना। किसको किया ये एक्सपेरिमेंट? बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों को दिया एक मार्शमेलो जो एक मिठाई होती है। हाँ। और क्या बोला? मतलब मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, वो एक्सपेरिमेंट तो पेशेंस या फिर उनमें कितनी पेशेंस होती है, क्या वो वेट कर सकते हैं रिजल्ट के लिए, तो वो जानने के लिए था। बट उससे कहीं हमारा स्वीट का मैं बोलना चाह रही हूँ कि स्वीटनेस के प्रति जो अट्रैक्शन है उसका पता चलता है। तो बच्चे कर नहीं पाएगा काबू? मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो एकदम कि नहीं भाई सामने पड़ा है, कौन बाद में वेट करेगा, तो जो है खा लो। ऐसी बड़ों के साथ भी तो होता है कि हमें आगे दिखता है तो हम वेट नहीं करेंगे कि नहीं यार कोई बात नहीं बाद में खा, नहीं सामने है तो खाना है। जैसे इसलिए स्वीटनेस के प्रति, ऐसे डिस्गस्ट के प्रति, ये भी एक प्रोग्राम है, घृणा के प्रति। क्योंकि अगर हमें अगेन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर हमें अगर इस चीज़ का डिफरेंस पता नहीं होता कि क्या सड़ा हुआ है और क्या फ्रेश है, तो सड़ा हुआ खा के जिन्होंने भी सड़ा हुआ खाया वो मर गए, वो पॉइजनस हो गया या वो हेल्दी नहीं था वो जो भी मतलब खाया उन्होंने। अच्छा, तो इसीलिए हम जब कई सड़ी हुई चीजें देखते हैं तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। तो घृणा की प्रोग्रामिंग की गई है इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स की। सोचो कि भाई घृणा हुई, जो जिनको वो बच गए, उनके बच्चे आगे पैदा हो गए, उन बच्चों में वही प्रोग्राम चलता आया। तो हमारे में वो प्रोग्राम है।
इसलिए हम घृणा क्वाइट करते हैं। इंटरेस्टिंग ना कि कैसे मदर नेचर रोट द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फॉर ऑल क्रीचर्स। करेक्ट इनफैक्ट टू अ सर्टेन डिग्री देखा जाए, हमने कोऑपरेशन की बात की थी, कैसे गुट में कोऑपरेशन आती है। कुछ लेवल पे कोऑपरेशन हमने पहले बात की थी कि जैसे मदर, जैसे विमेन बेबीज़ जब पैदा करती तो वो भी बेबीज़ भी लाचार थे, मदर्स भी लाचार थी, तो कुछ कोऑपरेशन तब भी आ ही गई थी, राइट। साइंटिस्ट अभी पता कर रहे हैं कि जो ये जीन है हमारा, समझ लो तुम्हारे पेरेंट्स का काफ़ी सिमिलर जीन है क्योंकि तुम उनसे आए हो, ऐसे तुम्हारी बहन का या बहन के और जो परिवार है, जो तुम्हारा परिवार है बेसिकली, उनमें कहीं ना कहीं जीन की सिमिलैरिटी है, राइट। हाँ, मेरी भांजी, मेरा भांजी मेरे जैसे दिखते हैं। हाँ कितनी अजीब बात है। क्यों? क्योंकि मेरी बहन और मेरे में इतनी कॉमनैलिटी है जीन्स में, तो मेरी बहन के बच्चों में जो जीन्स आए और मेरे में भी काफ़ी कॉमनैलिटी रह जाती है। तो जीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवन इन कोऑपरेशन। नहीं तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं मार देते? मतलब इट्स इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन यू विल रियलाइज। ऐसा कोई प्राणी है जो अपने खुद के फैमिली मेंबर्स नहीं, मतलब हमारे बंदर, हम ये देखते हैं चिंपैंजी, उनमें भी ये नहीं है। So there is a certain level of cooperation that we see, which is a direct result of genes. कि जितने तुम क्लोज हो गए अपने जीनोम में जिस भी प्राणी से, उसके प्रति ऑटोमेटिक हमारा एक कोऑपरेशन का व्यवहार है। मतलब हमें एक कोऑपरेशन आती है उसकी तरफ कि हाँ भाई ये तो हमारा है। मैं समझा। तो क्या तूने फिर से एक इतनी ऑब्वियस चीज़ बताई। मैं जब ऑब्वियस बोलता हूँ मतलब ये तो है ही, बट इसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। क्यों हम अपने माता पिता या अपने भाई बहन या भाई बहन के बच्चों के प्रति हॉस्टाइल नहीं होते हैं? हम कोऑपरेटिव क्यों होते हैं बाय डिफॉल्ट? हॉस्टाइल क्यों? हाँ एग्जैक्टली क्योंकि वो जेनेटिक है। उसके आगे कोऑपरेशन लानी हो तो स्टोरीज की जरूरत पड़ती है, वो हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था। और इनफैक्ट स्टोरीज की भी नहीं, हमने गॉसिप का मेंशन किया था कि गॉसिप से भी हमारा काम चल जाता है, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू कैन गॉसिप विद इन योर ग्रुप यू कैन स्टिल हैव कोऑपरेशन। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट हुआ जीन, कि जीन हमारे काफ़ी फंक्शंस डिक्टेट करते हैं हमारे व्यवहार को। तो हमारे जो हंटर गैदरर्स रहे होंगे उनमें भी यही व्यवहार था जितना अभी हम अपने आप में देखते हैं। और इनफैक्ट हम जैसे व्यवहार होता था, हमारे जैसे व्यवहार था। फिर एक अब सेकंड पॉइंट आता है मीम्स का, जो हमने पहले मेंशन किया था। और हमने इनफैक्ट कितने एपिसोड लगाए, इंटेलिजेंस एपिसोड किया था हमने, लैंग्वेज एक एपिसोड किया, म्यूजिक किया। तो मतलब ये क्या है, ये बेसिकली हम मीम्स की बात कर रहे थे कि कैसे एक तरह से उनमें कुछ ऐसी क्षमताएं आ गई थी विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड स्टे इन अ ग्रुप और दे वर डूइंग सर्टेन थिंग्स। मेरे को जितना समझ में आया, मीम का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे एक आइडिया, एक ऐसी चीज जो बातों बातों में हम फैला सकें। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था गो कोरोना गाने का, बट ये या फिर हम म्यूजिक पे भी लगा सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं ना, अब यूट्यूब पे क्यों है कि कई गाने तो ऐसे बिलियंस व्यूज आ जाते हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। जैसे वो एक गाना आया था, याद है वो के पॉप का एक गाना था, उसका नाम क्या था, वो कोरियन गाना था, गैंगनम स्टाइल। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम दोनों कॉलेज में थे तब उस गाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। किसी को भाषा समझ में नहीं आती। I think that was the first song to have 1 billion views. I'm not sure if it was the first to have a billion, but when that song got popular, it had broken all record and it was the most popular YouTube video. Now that I think at some point that video had like more than 2 billion or 3 billion views. The point I'm trying to make is किसी को कोरियन भाषा समझ में नहीं आती, but still पर कैसे पूरी दुनिया में फैल गया गंगनम स्टाइल। वो एक जो स्टेप था उसका, ये वाला भी फैल गया। तो ये मीम है, वो स्टेप भी एक मीम था। इनफैक्ट उसके पीछे एक कहानी है, तेरे को पता है? वो जो बंदा है उसने इस गाने के जो वीडियो में जो स्टेप्स किए ना बहुत पॉपुलर हो गए, उसे क्राउड सोर्स किया था। क्राउड सोर्सिंग मतलब उसने जनता से बोला कि क्या करना चाहिए, जनता से ही निकल के आया स्टेप। हाँ, उसके पीछे एक बड़ी है। तो कहने का मेरा मतलब था कि मीम क्या है, ये गाना एक मीम है, या हम कोई आइडिया मान लेते हैं वो मीम है। जैसे तूने एक बात बोली कि लोग आजकल मास्क पहनने लग गए हैं, कैच ऑन कर जाएगा। हम भी अगर टैक्सी वगैरह में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, तो मास्क लगा के जा रहे हैं। क्यों? सही बात है। क्योंकि एक आइडिया है कि यार ये लगा लो तो शायद आपकी जान बच सकती है। तो ये बहुत आइडिया कैच ऑन कर गया आप सब जगह। हाँ, मीम है, आइडियाज होते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये भाषा, जैसे हम भाषा का उपयोग करके, शायद म्यूजिक एक तरीके का मीम है, बहुत स्पेशल मीम है। ऑल्दो हमने एक और बात की थी कैसे जीन्स से ही शायद निकल कर आ रही हैं ये मीम्स, और अभी साइंटिस्ट ये पता लगा रहे हैं कि कैसे मीम्स भी शायद जीन्स की तरह ही हैं। एक्चुअल में जीन्स से ही उत्पन्न शायद होती हैं और ये फैलती वैसी ही हैं जैसे जीन्स फैलते हैं। तो जीन हो गया, मीम हो गया, लैंग्वेज की बात की थी, म्यूजिक की बात की थी, और हमने ये देखा कि इनसे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज काफ़ी बढ़ गई थी।
So going back in the history, starting 80,000 year onwards till the last 10-20,000 years, मतलब आज से 80,000 साल पहले से start लेके कर आज से 10,000 साल पहले तक कि बीच में कुछ ऐसा अनोखा हुआ कि जो पुरानी जो हंटर गैदर जो हमारे पूर्वज थे बेसिकली, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ काफ़ी इन्हांस हो गई थी, काफ़ी बढ़ गई थी. हो सकता है वो लैंग्वेज की वजह से हुई या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ गई थी इसलिए लैंग्वेज आई. क्या पहले आई ये नहीं जानते, पर हम ये ज़रूर जानते कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ काफ़ी हाई थी, हमारी तरह ही थी बेसिकली. एंड हमने ये भी पता किया था कि कैसे इकोलॉजिकली मतलब इन रिलेशन विद आवर एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे जंगलों में रह के फूड चेन में काफी ऊपर आ गए थे. दे केम ऑन एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. कि कैसे पहले हम डरते थे, हमारा शिकार होता था, हम भी शिकार करते थे, पर ज्यादातर जीव जंतु हमारा शिकार करते थे. हम कहीं शायद बीच में थे या नीचे की तरफ ही थे, पर धीरे धीरे हम फूड चेन के ऊपर आने लगे. तो अब हम ये भी देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, तो वी नो फॉर श्योर कि ये जो हमारे हंटर गैदरर्स थे ये बहुत इफिशिएंट थे अपने काम में. मतलब बहुत इफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलोगे? आज तो ओके गूगल भी नहीं है. तो ओके गूगल भी नहीं है. पर एफिशिएंट की परिभाषा समझाने की कोशिश करते हैं. एफिशिएंट मतलब जैसे मान ले मुझे सेम टाइम या हाँ, सेम मतलब कोई टास्क करना है हम दोनों को, और एक टास्क है वो टास्क मैं करता हूँ 2 दिन में और वही टास्क तू 10 दिन में करती है. ठीक है, तो मैं एफिशिएंट हुआ. क्यों? क्योंकि मैं कम रिसोर्सेज यूज करके वही टास्क कर पा रहा हूँ. तो तू कहना चाह रही है कि हंटर गैदरर हमसे ज्यादा एफिशिएंट थे. मतलब हमसे ज़्यादा एफिशिएंट थे, वो मैं भी आती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन टू दिस थॉट. तो ये हमें पता है कि हंटर गैदरर्स काफ़ी एफिशिएंट थे कंपेयर टू देयर एंसेस्टर्स, कि जो उनसे पहले एंसेस्टर्स उनके रहे होंगे उससे काफ़ी, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर, सॉरी माय बैड, मैं हाँ आई मिस स्पोक. हमसे ज़्यादा नहीं, मतलब हंटर गैदरर्स अपने पूर्वज से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे. हाँ, विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, कंपेयर टू अस कैसे थे वो. तो हमें इतना पता है. And because of that they were able to tap into new sources of energy. हमने ये भी पहले बात की थी, तभी वो फूड चेन में ऊपर आए. मतलब वो हंटिंग बहुत एफिशिएंटली कर रहे थे. उनकी नॉलेज, प्लांट्स की नॉलेज कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या जहरीला है क्या जहरीला नहीं है, क्या टूल्स उनके लिए काम आ रहे हैं और क्या. तो बेसिकली ये सब चीज़ें वो सीख रहे हैं और कलेक्टिव लर्निंग हो रही है. मतलब एक बंदा आके कुछ बताता है अपनी लैंग्वेज के थ्रू तो सभी सीख जाते हैं. तो सभी को सेम एक्सपीरियंस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. वो होना स्टार्ट हो गया. एक चीज पूछूं मैं तेरे से, ये जो हंटर गैदरर्स की हम जो बात कर रहे हैं ये दिखने में हम जैसे ही दिखते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब इनकी अगर आज हमारे कपड़े अगर थोड़े अलग होते बिल्कुल तो हम वैसे ही दिखते. कोई बता अगर, या फिर कोई उन हंटर गैदरर्स को यहाँ पे बिठा देता, हमारे कपड़े पहना देता, तो कोई पहचान पाता कि क्या? नहीं पहचान पाता. मतलब हम जैसे इंसान हैं, हम में भी तो वैरायटी है ना आज की डेट में देखा जाए. मतलब कोई अलग कैसे दिखता है, तो वो भी हम में अगर, हाँ आज की डेट में अगर इस दुनिया में आ जाते, वो कहीं से प्रकट हो जाते, तो शायद डिफरेंस तो नहीं कर सकते. ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि दिखने में तो बिल्कुल हम जैसे सेम होते हैं और इंटेलिजेंस वाइज भी सेम होते हैं. इंटेलिजेंस मतलब उनकी एटलीस्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज उतनी ही होती है. हमारी अभी हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं. वैसे हमें लगता है कि नहीं हमारे पास तो गाड़ियाँ हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम ये मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं बेसिकली. हम आई थिंक हम जनरली आई थिंक यही समझते हैं कि वी आर स्मार्टर देन आवर एंसेस्टर्स. बट ऐसा नहीं है क्या? है ये इतना. कई लोग बोलते हैं हम स्मार्ट है, बट व्हाई आर वी स्मार्ट? इफ यू एक्चुअली प्रोब इनटू दैट, we are smart because we are collectively more knowledgeable. collectively मतलब आज की डेट में हमारे पास एक गूगल है तो उसमें सारी नॉलेज भरी पड़ी है. अगर मुझे कुछ नहीं याद रखना है तो मैं अपने ओके गूगल करके और आंसर निकाल सकती हूँ. तो किसी ना किसी ने उसका आंसर निकाल लिया. मतलब we are collectively smart. ऐसी जैसे समझा मैं. फोन क्या है? अब मैं आई एम नॉट concerned about remembering all the numbers of my like family members और parents. मैं अभी कहाँ याद रहते हैं हमें numbers? पहले याद करता था. मुझे अभी सिर्फ अपने पापा का नंबर पता है क्योंकि वो बहुत पहले का याद किया था. उनका नंबर नहीं बदला. मेरे को तेरा नंबर नहीं पता. अगर कुछ हो जाए, मैं खो जाऊँ ऐसे घने जंगल में तो मैं नंबर नहीं, हम इतना डिपेंडेंट है उस पर. अच्छा. तो हमने अपने काफ़ी नॉलेज को आउटसोर्स कर दिया है. Whereas जो अपने हंटर गैदरर्स थे ना,
और कई साइंटिस्ट मानते हैं, दे वर स्मार्टर एट एन इंडिविजुअल लेवल, नॉट एट दे वर स्मार्टर एट कलेक्टिव लेवल ऑल्सो, बट दे डिडंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज जितनी आज हमें है, बट एट इंडिविजुअल लेवल दे वर मच नॉलेजेबल एंड मच स्मार्टर. I see what you're Because saying. they knew how to make tools, they knew, every individual knew कि ये कौन सा जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है. और तो हर हंटर गैदरर को पता रखना पड़ता होगा कि ये टूल्स कैसे बनाएं, हाँ, औजार कैसे बनाएं, हाँ, कौन सा पेड़ जहरीला है, कौन सा नहीं है, exactly. घर का रास्ता कहाँ है, उस पहाड़ का रास्ता कहाँ है, सबको हाँ, रखना पड़ता होगा. तब थोड़ा गूगल होता था कि पूछ लिया, exactly. या फिर इतनी कलेक्टिव नॉलेज ही नहीं होती थी. नहीं, और पास ऑन करने का भी सिर्फ एक लैंग्वेज तो तरीका है. तुम अपने आसपास जो है उसी से बात कर सकते हो, कोई फोन नहीं मिला सकते कि किसी से पूछ, मतलब यू हैव टू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ. आत्मनिर्भर, एग्जैक्टली इज द वर्ड. नहीं, मैं आत्मनिर्भर वर्ड इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन के लिए रिसेंटली मोदी जी ने एक स्पीच दी और उन्होंने बोला था कि हमारे देश को आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पता ये चला कि कोरोना वायरस की वजह से सारी सप्लाई चेन्स एक्सपोज हो गई. सप्लाई चेन्स का मतलब ये पता हुआ कि कई दवाइयाँ ज़रूरी हैं, वो चाइना से बन के आती है या किसी और देश से बन के आती है. कनेक्टेड है बात. हाँ, हर चीज़ बहुत कनेक्टेड है. तो दिक्कत ये समझ में आ रही है कि यार कोई आपदा आ जाए हम पे और कोई हम हाथ खींच ले हमसे, तो हम क्या करेंगे. हम तो उनका थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, बट आई एम जस्ट नाउ थिंकिंग कि हंटर गैदरर्स तो आत्मनिर्भर ही थे, वो सब खुद ही बनाते थे अपने गुटों में, किसी और पे डिपेंड नहीं होते थे. तो मतलब हर इंडिविजुअल बड़ा स्किलफुल था और बड़ा नॉलेजेबल था. मतलब आज की डेट में इनफैक्ट अब कोरोना वायरस के टाइम पे देखो कि कितने यूट्यूब ने कितने ये चला दिया, स्टे होम एंड लर्न विद मी, स्टे होम एंड कुक विद मी, स्टे होम एंड, वो क्या है, वो बेसिकली एक्सपोज करता है हमारी वल्नरेबिलिटी को कि हमें शायद कुक भी करना नहीं आता ढंग से. आज की डेट में हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि कौन सी डिश कैसे बननी चाहिए. अगर मुझे केक खाना है तो मैं एक दुकान पे जाके खा लूँगी नॉर्मली, बट इन द कोविड-19 वर्ल्ड इट हैज़ एक्सपोज्ड दोज, it has exposed our own knowledge in a sense. तो कहना चाह रही है कि ये सिर्फ देश पे लागू नहीं होता, ये हम इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है. और सही बात है यार, मुझे घर पे बैठे बैठे सही में लगा कि एक सेकंड हमें खुद ही करना पड़ेगा. हाँ, अब सब कुछ खुद करना पड़ेगा. लोग मास्क बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि हाँ भी हमने कैसे मास्क बनाएं. तूने बनाया हम दोनों के लिए, जो फर्स्ट मास्क था तूने ही बनाया, कोई पुराना कपड़ा तूने. ये क्या एक्सपोज कर रहा है, ये हमारी एट इंडिविजुअल लेवल हम कितने स्किलफुल हैं उसको एक्सपोज कर दिया एक तरह से कोविड-19 ने. तो मैं तो ये बोलूँगी, मैंने एक बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक यू मे रिमेंबर, उस बुक का नाम है द नॉलेज इल्यूजन. वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि हम शायद समझते हैं कि हमें चीज़ें पता है. क्यों? क्योंकि आज के डेट में वी आर एज स्मार्ट एज द डिवाइसेस दैट वी ऑपरेट ऑन. सो हमारा मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि अरे हाँ हम तो पेरिस जाएंगे तो घूम लेंगे. कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का. क्यों? क्योंकि हमारे पास फ़ोन है, हमें बता देता है. बट अगर विदाउट एनी टूल्स अगर हमें छोड़ दिया जाए पेरिस में, हम वी आर लॉस्ट. यार मैं तो घबरा जाऊँ. देखो पता है एक आज की तारीख में फैंटम लिम्ब एक बीमारी होती है. फैंटम लिम्ब में मतलब कि पाया गया है, जैसे वॉर्स वगैरह होती है, युद्ध वगैरह होती है, कई सोल्जर्स के ना बहुत चोट आ जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं. तो कई लोगों को फैंटम लिम्ब सिंड्रोम होता है, मतलब जैसे हाथ कट गया किसी उसके बाद भी उनको सिपाही का, तो उनको फिर भी लगता है नहीं उनका हाथ है, तो उसे फैंटम लिम्ब बोलते हैं. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आजकल एक बहुत बुरी डायग्नोसिस पता चल रही है, वो ये है कि जब लोगों के पास अपने फ़ोन नहीं होते ना तो वो घबरा से जाते हैं. It's like a phantom limb. नहीं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज लोगों के लिए फ़ोन एक तरह से उनके हाथ पैर जितना उनका सही बात, उनका एक शरीर का हिस्सा हो गया, एक्सटेंशन हो गया, उनको ऐसा लगता है. तो जब उनको फ़ोन नहीं मिलता है ना तो वो घबरा से जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं. और ये बात मैं किसी और पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पे लागू होती है. आज की तारीख में ये हम यहाँ बैठे हैं गोल्डन गेट पार्क में, यहीं हम दोनों के फ़ोन को ही ले जाए, हम घर वापस कैसे जाएंगे? अभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, हम ऊबर करके आए हैं. सही बात है. हमें एक दूसरे का नंबर नहीं पता, एक दूसरे से हम बिछड़ जाएं. हम कितना डिपेंडेंट है अपनी टेक्नोलॉजी पे. तो मुझे तेरी बात बड़ी पसंद आई कि हमारे जो हंटर गैदरर थे वो आत्मनिर्भर थे. मैंने एक दो बार इससे पहले ये भी बोला है, सॉरी, मैं इसलिए इस चीज़ पे मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये पॉइंट कि ये कोरोना वायरस ने ना ये सिर्फ यही सप्लाई चेन्स को एक्सपोज नहीं किया है, मुझे अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर दी हैं. एक मेरे मन जैसे मैं इतना देखता हूँ, हर देश का न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, सब आपस में लड़ रहे हैं, जैसे युद्ध की स्थिति सी बन गई है. यूएस चाइना के बीच में, चाइना इंडिया के बीच में, इंडिया का पाकिस्तान के बीच में, और भी जगहों पे हो रहा है. अगर आज की तारीख में युद्ध मच जाता है
ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस फोर्स का इनॉग्रेशन किया। स्पेस फोर्स मतलब हमारी एयर फोर्स होती है, हमारी नेवी होती है, हमारी जो आर्मी होती है। अब इन्होंने एक स्पेस पे एक आर्मी बना दी है जो कि प्रोटेक्ट करेंगे सैटेलाइट्स वगैरह। आज की तारीख में मान लो सारी सैटेलाइट्स को कोई डिस्ट्रॉय कर देता है, सारा इंटरनेट खत्म, सब खत्म। तो यार हम क्या करेंगे, हम दोनों क्या करेंगे हम बैठे बैठे। तो इस चीज़ के बारे में बड़ा सोचने लग गया हूँ कि हमारी जो पूरी दुनिया जो चल रही है ना, वो कैसे चल रही, किसी को पता नहीं था। ये पूरी कनेक्टेड और ये एक्सपोज हो गया कि हम इसलिए एक दूसरे पे निर्भर हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि इंस्टेड ऑफ पुलिंग फ्रॉम दिस कोऑपरेशन वी शुड एक्चुअली हैव मोर कोऑपरेशन, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। क्योंकि कोऑपरेशन से ही हम इन गुटों में, हम हंटर गैदरर्स की बात करते हैं, वो कोऑपरेशन से ही सर्वाइव कर पाए। फिर आगे जितने बड़े बड़े कोऑपरेशन मतलब ग्रुप्स बने वो भी इसीलिए सर्वाइव कर पाए बिकॉज दे हैड मोर कोऑपरेशन। आज की डेट में हमारी इतनी सुविधाएं, ये फोन्स है, कोई आई नो इसके देखो पार्ट्स कहीं चाइना में बन रहे हैं, इनका आइडिया यहाँ पे यूएस में होता है, इनका जो मतलब आईपी है, बट कलेक्टिवली सबकी ही क्षमताओं को, सबके स्किल सेट को यूज़ करके एक फाइनली एक डिवाइस बना है जिसको आज सब यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ऑब्वियसली स्किल सेट अगर हम डिवाइड कर दें तो बेनिफिट तो बहुत ही ज़्यादा है। That's a good point as well. अगर एकदम ही इंडिविजुअलिस्टिक पे चले जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। नाउ आई डोंट थिंक लाइक यू एंड आई एट एन इंडिविजुअल लेवल आर केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आईफोन, अभी आई डोंट थिंक सो। सो वो ये भी That's a good point as ऐसी well. पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ डिवाइस की बात कर रही हूँ, मतलब हम श्योर लेके कपड़े और खाना, हमें कुछ नहीं पता यार हम कहाँ पे ये सब चीज़ें कहाँ बनती हैं और हमारे पास आ जाती हैं। ये तो बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। मुझे ना रिस्पेक्ट हो गई हंटर गैदरर्स के लिए, ये जान के कि वो सब काम खुद ही करते थे, सब काम खुद करते और सब खुद जानना पड़ता था। इनफैक्ट कई साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि दे माइट हैव बीन द मोस्ट स्किलफुल एंड नॉलेजेबल पीपल एवर हु एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। क्योंकि उसके बाद और इसका एविडेंस कहाँ से आता है, जब हम हंटर गैदरर्स की एनाटॉमी देखते हैं तो उनका जो ये हमने बोला था ना क्रेनियल कैपेसिटी, लाइक जिसके अंदर ब्रेन जाता है, जो हमारा स्कल का साइज है, हमारा स्कल की कैपेसिटी, उनके स्कल की कैपेसिटी हमसे ज़्यादा थी और आज की ह्यूमंस की थोड़ी क्रेनियल कैपेसिटी कम है। क्या बात कर रही है? हमारे पूर्वजों का दिमाग हमसे ज़्यादा बड़ा था। सो क्लियरली फिर कई लोग भी बोलते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि बॉडी मास टू ब्रेन मास रेशो मैटर करता है इंटेलिजेंस का, तो उसके अंदर भी देखते हैं कि हाँ उनका ज़्यादा था। उनका रेशो भी ज़्यादा था। सो क्लियरली कुछ तो अलग वो, इट कुड बी बिकॉज क्योंकि वो डेली लाइफ में इतने स्किलफुल थे, हर चीज़ को खुद करना जानते, तो ऑब्वियसली दे वर यूजिंग अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव पावर ऑफ देयर ब्रेन, तो उनका ब्रेन हो सकता है इस वजह से बड़ा हो। आज के डेट में हम थोड़े, कई साइंटिस्ट बोलते हैं हम थोड़े डम डाउन हो चुके हैं, क्योंकि एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बोलते हैं कि हमने अपने आप को ही डोमेस्टिकेट कर लिया है, जैसे हम गाय हमने खुद को पालतू बना लिया। हाँ, क्योंकि हमने कई चीज़ें इतनी ऑटोमेट कर ली हैं लाइफ में कि हाँ पता है फ्रिज में खाना होता है, हाँ पता है गैस पे ये सब कुछ होता है, हाँ मतलब ये तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, बट अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, ये क्या है, ये डोमेस्टिकेशन ही तो है एक तरह से। हमें पता है कि गाड़ी ऐसे चलती है, गाड़ी तो चलो एक टूल हो गया, बट जनरली स्पीकिंग हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सो वी डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स एनीमोर, डू वी? हमें पता है कि जाके स्टोर में ले आते हैं उठा के खाना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो कहना चाह रही है हमारे पूर्वजों को संघर्ष करना पड़ता था हर एक चीज़ के लिए खुद से। हाँ सही बात तो दिमाग लगता था वो संघर्ष करने के लिए, इसलिए उनका दिमाग ज़्यादा बड़ा था और ज़्यादा तेज़ भी था, नॉलेजेबल थे, स्किलफुल थे। तो अब हमें पता चल गया वो इंसान कैसे थे। अब मैं उनकी लाइफ पे थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि उनकी लाइफ से बहुत और चीज़ें हमें पता चलती हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल जानना चाहूँगा, बता प्लीज़। तो हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि वो किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे। तो टूल्स जैसे वो अशूलियन एक्स हाँ एग्जैक्टली, अशूलियन एक्स की बात की थी। तो उसके बाद थोड़े और सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने लग गए होंगे। अशूलियन एक्स वो मतलब बहुत पहले की बात है, थोड़ा और पहले, बट हम ये देखते हैं कि 80,000 टू अंटिल लास्ट 10,000 ईयर्स अगो जितनी केव्स में रहे हैं, अभी हमें जो एविडेंस मिला है, मतलब कि जो केव्स में रहते थे, तो हमने बताया था लास्ट टाइम जैसे फ्लूट मिली हमें बोन्स की, हड्डियों की बांसुरी। ऐसे हम देखते हैं कि जो टूल्स ये यूज़ कर रहे थे दे वर मेड आउट ऑफ स्टोन, ऑब्वियसली वो जो था, बट ऑल्सो वुड। इनफैक्ट कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम जनरली हम बोलते हैं कि
इस पूरे एरा को जो ये लास्ट के 60-70,000 ईयर्स लगा लो, उसको हम बोलते हैं स्टोन एज नॉर्मल टाइम, है ना? सुना Stone था Age. कहीं स्कूल में या कहीं पे। अच्छा, या फ्लिंट स्टोन्स करके एक आता था, हाँ, एक या एनिमेटेड, बड़ा बड़ू, नहीं वो तो स्कूबी डू था, ऐसे ही कुछ ऐसे था ही वो, ऐसे Flintstones. पैरों से सब गाड़ी stones चलाता का था अपनी। उनका हाँ। घर स्टोन्स। कई साइंटिस्ट का मानना है कि एक्चुअली देखा जाए तो वो स्टोन से ज़्यादा वुड का यूज़ करते थे। अच्छा। तो यू could easily say, instead of saying it as a stone age, you could might as well say कि वो wood age थी I see what you instead of mean. stone age, because wood का बहुत प्रयोग होता था, wood के हाँ यार, wood wood ही था, ये देखो wood wood ही ही है। तो ये टम्बलर हो गए या फिर मारने का कुछ हो गया डिवाइस, हाँ, जैसे ये क्या आग बोलते जलाने हैं, का। बूमरैंग बना दिया, हाँ, और आग जलाने के लिए वुड आग जलाने के लिए यूज होता था। वुड वाज लाइक द मेजर, या चलने के लिए जैसे वृद्ध हो जाते होंगे जो लोग, वो चलना तो अभी हाँ गाड़ियां exactly, थोड़ी ना होती थी यार, exactly. तो कैसे सब कुछ सहारा तो वुड का चाहिए। बनता था। और कौन जानवर ऐसे सहारा लेता है लकड़ी का? हाँ। और हम ये भी जानते हैं कि वो हंटर गैदरर्स थे, एज अ नेम सजेस्ट, मतलब उनका मेनली खाने पीने का सोर्स होता था वातावरण। हंटर मतलब शिकारी, हाँ, और गैदरर मतलब सामान जो इकट्ठा इकट्ठा कर रहा है करने खाने। और कुछ इस तरीके से उनकी लाइफ थी कि समझ लो ऐसे जंगल है, जंगल के अंदर वो थोड़े किलोमीटर के एरिया में ही बार बार घूमते रहते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे। और हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उस टाइम पे क्लाइमेट्स कैसे होते थे। हमने बहुत पहले बात की थी, आई डोंट रिमेंबर किस एपिसोड में, कि हमारी धरती भी तो चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट। तो सही पिछले हमने 80,000 ईयर्स से अगर अब आज के डेट तक देखते हैं तो बहुत सारी आइस एजेस आई हैं, और हम ये जानते हैं बहुत सारी आइस एजेस आई हैं। हाँ, लास्ट आइस एज खत्म हुई है लास्ट 10,000 ईयर्स एक पहले। सेकंड, थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाएगी आइस एज होती क्या है? मतलब धरती ठंडी हो गई तो मोस्ट ऑफ द लैंड अर्थ का फ्रीज हो गया है। हाँ, मतलब तो इंडिया ऐसे भी हो गया होगा और तब थाउजेंड ईयर्स तक फ्रीज रहा। ऐसे भी नहीं कि मतलब कुछ सालों, मतलब कुछ महीनों के लिए रहा या कुछ सालों के लिए रहा। मतलब धरती हजारों सालों तक जमी थी बर्फ की तरह। मोस्ट ऑफ द लैंड एक्सेप्ट फॉर आई थिंक थोड़े बहुत लैंड, बट लार्जली सब फ्रीज हो गया। तो यार हम कैसे मनुष्य सरवाइव कर गए दिमाग से? इसलिए तो हम इतने स्किलफुल थे, बिकॉज वी न्यू कि अब ठंड है तो यहाँ से निकल लो। तो वो इसलिए हम जानते हैं कि वो एक जगह कभी रुकते नहीं थे। दे यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जिस प्लेस में वो रहते थे उसी वातावरण में जो खाने पीने को होता था वो इकट्ठा करते थे। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है, अगेन हम जनरल भाषा में ये बोलते हैं कि शायद हंटर गैदरर हंटिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब मीट ज़्यादा खाते थे। साइंटिस्ट बोलते हैं कि दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, फॉरेजिंग ज़्यादा करते थे वो, बिकॉज हंटिंग तो एक तरह से उनके लिए बोनांजा होता था, कभी कभी लगता था लॉटरी जैसे लगती है ना, कि हाँ आज कुछ एक उन्होंने किसी जानवर को मार दिया। ज़्यादातर इसी पे डिपेंडेंट रहते थे कि भाई कुछ मिल फॉरेजिंग गया। मतलब जैसे ये पेड़ है, हाँ, इनके नीचे कोई फल गिर गए तो उठा के ले हाँ, आए, वो मिल गया, और पूरे एरिया में जो खाना है। हाँ, तो सबका ज़्यादातर ये काम रहता था। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दे वर हंटर्स, we should in fact say that they were foragers. So they were predominantly foragers than hunters. पर हंटिंग करते थे, कई बार बोनांजा लग गया। मेहनत भी तो लगती है हंटिंग में। एग्जैक्टली, जान पे प्लानिंग जोखिम लगती है। हाँ, तो ये भी हम जानते हैं। एंड क्योंकि वो इधर उधर घूम घूम के देखो फूड इकट्ठा करते थे, साइंटिस्ट इनफैक्ट बोलते हैं दैट दे वर वेरी हेल्दी ऑल्सो, बिकॉज उनको वैरायटी रहती थी खाने की। मतलब फ्रूट्स भी रहते थे, नट्स भी रहते थे, कभी कभी मीट भी मिलता था, तो उनको प्रोटीन भी इक्वली मिलता था। तो न्यूट्रिशन वाइज अगर देखा जाए दे वर क्वाइट हेल्दी पीपल। हेल्दी माने मेरे जैसे हेल्दी, या फिर उन्हें एक्चुअल में एक्चुअल में हेल्दी, मतलब फिजिकली स्वस्थ लोग थे। न्यूट्रिशन उनको बहुत वैरायटी का मिलता था। दे वर नॉट अनलाइक देयर उनके जो आगे आए मनुष्य जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। हम जैसे दिन भर ब्रेड खाते रहते हैं। एग्जैक्टली, दे वर डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 types of crops mostly, whereas these hunter gatherers were very healthy nutrition wise and physically also, because बहुत घूमते थे। कितना अच्छा रहता होगा वैसे तो देखा जाए, मतलब आपको वैरायटी मिल रही है खाने के, और बिकॉज आप डिपेंडेंट भी नहीं हो किसी क्रॉप पे, आपकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती थी। कि क्रॉप फेलियर भी बहुत होते थे एग्रीकल्चर, अभी भी देख लो अपने इंडिया में, कितने किसान बेचारे एग्जैक्टली आत्महत्या करते हैं। एग्जैक्टली, परेशानी रहती है। एग्जैक्टली, क्यों? वो डिपेंडेंट है वो उसी पे ही, क्रॉप पे,
कि अगर वो उग गया तो ठीक है, नहीं तो खाने को कुछ नहीं, इनको वो भी प्रॉब्लम नहीं. सो दे वर मोर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ फूड सोर्सेज. अब मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि नॉट ओनली वर दे मेंटली हेल्दियर बट फिजिकली ऑल्सो हेल्दियर. लाइक उनका दिमाग तेज भी था, ज्यादा बड़ा भी था, फिजिकली भी स्वस्थ थे वो. हाँ, अब मेंटली और मैं बताती हूँ कैसे हेल्दी. मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इन अ मंडेन जॉब, जैसे आज के डेट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत ही हो गया, जहाँ पे एक आदमी एक फैक्ट्री में जा रहा है और एक ही काम सुबह से 9 बजे से लगता है, रात के 6 बजे तक वही करता रहता है. सो देयर इज नो नॉवल वर्क दैट दीज ह्यूमन बीइंग्स डू. और हम ह्यूमंस को एक नॉवेल्टी की ज़रूरत होती है. मतलब आपको काम में कुछ नया करने को मिल रहा है, तभी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बनी रहेगी. तो मतलब यू विल फील मोर फुलफिल्ड विद व्हाटएवर वर्क यू डू. अब इन लोगों के साथ वो भी अच्छा था, बिकॉज ये तो वाइल्ड में ही थे. सभी नया है, सब नए, और जहाँ पे गए वहाँ नया है, जहाँ गए वहाँ नया. कुछ लर्निंग्स है और हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता होगा ना. जैसे आज ये पेड़ है तो इसमें पत्ते हैं, कल पतझड़ हो जाएगा तो गए, तो डायनामिक रहता होगा एनवायरनमेंट भी, एवर चेंजिंग. सो ये जो भी काम करते होंगे दैट मस्ट हैव बीन मोर फुलफिलिंग फॉर देम साइकोलॉजिकली. और अब जो काम भी कर रहे हैं, अब सोचो इनकी कोऑपरेशन बढ़ गई है, ये थोड़े स्किलफुल हो गए हैं. सो साइंटिस्ट का ये भी मानना है, यही मतलब कि काम की हंटिंग गैदरिंग की, खाना लेकर आए अपने, जहाँ पे छोटा सा कैंप लगाया, जैसे हम कैंपिंग पे जाते हैं. पर इनका काम सिर्फ मतलब यही होता था, हंटिंग, बाकी पूरे टाइम आराम है, ऐसे किसी पेड़ के नीचे आके छांव में बैठ जाते होंगे. इनफैक्ट कुछ टाइम बाद तो शायद इतने स्किलफुल हो गए थे कि इनके पास टाइम ही टाइम था, तो ये अपने थोड़ा बहुत करके आते थे अपनी फॉरेजिंग हंटिंग. एक बार हंटिंग हो गई तो कई दिनों तक का काम हो गया, और फिर बैठते थे. कितनी सिंपल बढ़िया लाइफ लग रही है यार. मतलब सोच आज अपन दोनों एकदम कोई टाइम मशीन बैठ के 70,000 साल पहले चले जाएं. हाँ. ऐसी पेड़ के पास बैठे रहे आराम से, थोड़ा सा पेड़ वहाँ कहीं फल गिर जाए उसको लाके खाने लग जाए. करते हैं लोग ऐसे, देखो कहीं. बट अभी क्या हम आदी हो गए हैं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के. प्लस मतलब बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के आदी हो गए हैं. मतलब हमें ओढ़ने को कुछ चाहिए, वार्म बेड चाहिए एकदम फ्लफी. थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है. ठंड बढ़ गई है. तो देखो ये चीज़ें, तो उनकी लाइफ बड़ी सिंपल रही होगी. इनफैक्ट कोऑपरेशन होने की वजह से एक बिलोंगिंगनेस होती है ना, कि हाँ मैं तो इस ट्राइब का इस गुट का एक पार्ट हूँ, वो भी उनमें ज़्यादा था. आज के डेट में हम फेसबुक में ग्रुप्स ढूंढते रहते हैं जिससे हम अपने कनेक्शन बना पाएँ, बट एक वो फिजिकल बॉन्डिंग कहाँ है. सब एक फैमिलीज भी दूर हो चुकी हैं. सब एक दूसरे को जानते होंगे, साथ में खाते होंगे, साथ में नहाते होंगे, साथ में गाते होंगे. तो कम्युनिटी तो बनती होगी. कम्युनिटी बनती थी उनकी. तो दे वर साइकोलॉजिकली अगेन वेरी सिक्योर ऑल्सो, अबाउट हैप्पी ऑल्सो, कि ठीक है, एक होती है ना फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स समवन और समबडी, वो भी रहती थी. तो हम देख रहे हैं कि हेल्दी भी थे, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा था, सिक्योर भी थे इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल क्रॉप. साइकोलॉजिकली अपनी कोऑपरेशन, बिलोंगिंगनेस भी रहती थी. स्पिरिचुअली भी देखो उनको, तो आध्यात्मिक तरीके से देखो, तो अब हम देखो बहुत कुछ नहीं जानते कि वो किन, हमने पहले बात किया था कि स्टोरीज में विश्वास रखते होंगे कुछ ना कुछ. हम एग्जैक्टली स्टोरीज तो नहीं जानते कि क्या मतलब ये रखते होंगे, बट एक बिलीफ साइंटिस्ट का ये है कि उनके जो भी बिलीव्स रहे होंगे वो बड़े एनिमिस्टिक थे. एनिमिस्टिक मतलब, सो एनिमा इज अ ग्रीक और अ लैटिन वर्ड, आई एम नॉट श्योर, दैट मीन्स सोल या आत्मा. या एनिमेशन क्या है, एनिमेशन शब्द वहीं से आया कि कुछ डेड चीज़ जो अलाइव हो गई, मतलब उसमें कोई सोल घुस गई. एनिमेशन में वही तो होता है कि मतलब एक देयर इज अ 2D, जैसे ये पेड़ है, इसमें एकदम से आत्मा आ गई और ऐसे ही हिलने लग गया. जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में दिखाया ना कि पेड़ हिलने लगे, पेड़ एनिमेट बात करते हैं, चलते हैं. एग्जैक्टली. तो इनके शायद बिलीव्स बड़े एनिमिस्टिक होते होंगे, यानी, और मतलब ये उनका मानना है साइंटिस्ट का कि शायद वो हर चीज़ के अंदर एक सोल देखते होंगे, कि इस पेड़ में भी खुद की एक कोई सोल है, हवा भी एक तरह की, एक शायद इसमें एक सोल है, धरती में एक तरह की सोल है. तो और अपने आप को बड़ा कनेक्टेड फील करते थे वो नेचर से. तू बता, ऐसे बता रही मुझे एक मूवी की याद आ रही है. बताओ. एक मूवी देखी थी हमने, इसका नाम था अवतार, शायद इंग्लिश में बोलते हैं एवतार. बट
वो बनाई थी जेम्स कैमरॉन ने। उसमें याद है दिखाया यही गया ना कि एक पेंडोरा बोल के एक अलग सा प्लैनेट होता है जिसमें हम ह्यूमंस जाके वहाँ के रिसोर्सेज को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं वो कितना कनेक्टेड रहते हैं नेचर से। नहीं, वो एग्जैक्टली वही डिपिक्ट किया है, एनिमिस्टिक बिलीफ। अच्छा, तो तू कहना चाह रही है कि वो जो दिखाया गया है पेंडोरा प्लैनेट में उनके नेटिव लोगों को, शायद हमारे पूर्वज वैसे ही रहा करते होंगे, अपन खुद के और पेड़ों के बीच में एक कनेक्शन मानते होंगे। और मतलब हवा के इतना भी कह सकते हो कि शायद वो ये भी सोचते होंगे कि ये हमें कुछ बताते हैं, मतलब ये हवा कुछ हमें बता रही है, ये पेड़ कुछ हमें बता रहे हैं। दे कैन, आई एम नॉट श्योर लाइक वो टॉक करते होंगे कि नहीं, जैसे उसमें तो दिखाया है ना एवेटार में कि उनका एक वो एक स्पिरिचुअल एक ट्री होता है जिसको सब मानते होते हैं, और वो मानते होते हैं कि वो हमें कुछ बताता है और कुछ स्पेशल लोगों को कुछ ज़्यादा ही बताता है शायद। मतलब कहने का मतलब कि हर चीज़ अपने आप में कुछ एक मैसेज दे सकती है। अच्छा, अगर तुम बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट कि हर चीज़ में एक रूह बोलते हैं शायद उर्दू में इसको, हिंदी में आत्मा, इंग्लिश में सोल, कि जो पत्थर है उसमें भी इंसान ढूंढ ले। अब तुम्हें अगर वैसे देखा जाए साइंटिफिकली भी, अगर हम इस सब चीज़ों से कनेक्टेड हैं, सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ ये पेड़ों और हमारा क्या कनेक्शन है। तूने बताया कनेक्शन तो है, पेड़ों में भी तो डीएनए ही होता है, exactly, और हमें भी डीएनए होता है, कहीं ना कहीं तो हम दोनों के पूर्वज एक ही थे। हाँ, और अगर तुम्हें पता है, थोड़े पैटर्न्स ढूंढ लो तुम्हें कि अगर पेड़ पतझड़ हो जाता है तो इसका मतलब पेड़ कुछ बता ही रहे हैं तुम्हें कि भाई ऑटम आ गया अब विंटर्स आने वाला है, निकलो यहाँ से, ठंड बढ़ने वाली। आई एम जस्ट सेइंग लाइक आई एम श्योर उन्होंने ऐसे कुछ पैटर्न्स ढूंढ लिए होंगे बिकॉज उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी इतनी थी। समझा। तो उनका मानना था कि रिवर भी अपने आप में कुछ बता रही है, ये बारिश, सो बेसिकली एवरीथिंग हैज़ टू टेल समथिंग। एंड इस पूरे इकोसिस्टम जो आज के हम इकोसिस्टम बोलते हैं ना, इसमें उनकी कोई हायरार्की नहीं होती थी। दे डिडंट फील लाइक कि ह्यूमंस तो यहाँ पे सुप्रीम और बाकी सब ये सेकेंडरी है। ये भी नहीं, बड़ा ही डिफिकल्ट है उनकी मानसिकता कैसी रही होगी ये पहचान पाना। पर जब तू बता रही है अब तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो कितने ज़्यादा। मैं वापस से बताऊं, जब भी कैंपिंग करते हैं ना हम, तो जब भी लंबी कैंपिंग जाते हैं जैसे हफ्ते भर की कैंपिंग, तो करीबन 5वें-6ठे दिन के बाद एक अलग सी फीलिंग नहीं आने लग जाती कि यार ये, जैसे हम नंगे पैर चलने लग जाते हैं घास पे, तो एक ऐसा नहीं लगता कि हमारे पैर कहाँ ख़त्म हो रहे हैं और धरती कहाँ शुरू हो रही है, पता ही नहीं चले। जब हम चलते हैं तो हमें अपने पैर दिखते थोड़ा है, एक सेंसेशन सी होती है पैरों की, तो कहीं गुम सी हो जाती है नंगे पैर जब हम घास पे चलते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ उनको कैसा लगता होगा। और दूसरी बात जो तूने बोला कि पेड़ की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ है, अब ज़्यादा टाइम अगर नेचर में रहो तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ऑब्वियसली ये भी तो है ही हम अपने घरों में इतने पैक हो गए हैं ना, और अपने आप को इतना कट ऑफ कर दिया ना हमने, है तो हम भी नेचर ही। हम अपने आप को अलग ज़रूर समझते हैं, और हमने एक बार पहले भी बात बोली थी कि हम अपने आप को नेचर से अलग ज़रूर समझते हैं, बट है तो नेचर ही। सो आई थिंक अपने हंटर गैदरर्स को इसकी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी, एंड विच इज़ वाई उनको अपने खुद के इंटरनल वर्ल्ड की, मतलब हमारे अंदरूनी साइकोलॉजिकल वर्ल्ड जो हमारा होता है कि हमारा मूड है, हमारे इमोशंस हैं, या फिर जैसे समझ लो कोई तबीयत ख़राब हुई तो हम तो एकदम से हिल जाते हैं कि गोली खा लेते हैं, नाजुक हो गए हम। हाँ, वो थोड़ी ज़्यादा पहली बात तो इस चीज़ को समझते थे कि हाँ भी मुझे जो भी हो रहा है तो मेरे को उसका क्योर क्या है क्या नहीं है, और एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी अच्छे से समझते थे। अच्छा मैं समझा, तो ये अच्छा मैं समझा, तो आध्यात्मिक कैसे बोल रही है। वो लिटरली आध्यात्मिक थे। वो अपने मन से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे। ऐसे मैंने कई ना मूवी से भी देखा है, मेरे को याद नहीं है प्रिसाइजली, बट कई, तुम पता है कई लोग जो खेतों में काम करते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं, वो इतने टाइम से फार्मिंग कर रहे हैं कि उनको ना सूंघ के भी मौसम का पता चल जाता है। दे कैन प्रिडिक्ट कि कल बारिश आने वाली है, आज बारिश आने वाली है रात को। सो नॉट ओनली कनेक्शन विद द इंटरनल, योर इंटरनल वर्ल्ड, बट दे वर वेल कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑल्सो। ये भी मानना है कई साइंटिस्ट का, एंड ट्रू। मतलब आज की डेट में अगर फार्मर्स जैसे कर रहे हैं तो आई एम श्योर लाइक उस टाइम पे तो क्या ही करते होंगे, फिर डीपर लेवल पे चले गए होंगे मेरे ख्याल में। बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है मुझे इनको ये सोच के कि वो कैसे रहते होंगे। मतलब मेरी इच्छा कर रही है हम भी थोड़ा वैसे बने। इनको एक्चुअल में साइंटिस्ट क्या बोलते पता है, दैट दे वर अफ्लुएंट ट्राइब्स और अफ्लुएंट सोसाइटीज। अमीर, अफ्लुएंट, हाँ, मतलब रफली स्पीकिंग मतलब होता है दैट दे वर अमीर। अमीर मतलब in resources, not in materialistic sense perhaps, but
You mean spiritually also they were? बट वैसे लाइक मटेरियल भी तो हमें किस लिए ज़रूरत होता है, सो दैट वी कैन स्टे हैप्पी, राइट? या फिर हमें साइकोलॉजिकल और मेंटल और फिजिकल सेफ्टी हो, इनको हमें समझ आता है क्योंकि ये ग्रुप्स में थे, थोड़े ताकत मतलब इंटेलिजेंट भी थे, दे वर क्वाइट अफ्लुएंट. मेरी बड़ी इच्छा कर रही है कोई टाइम मशीन कभी ऐसे हाथ लगे ना हमारे, तो मैं ज़रूर से देखना चाहूँगा. आई एम श्योर सभी जाना चाहेंगे. मतलब बहुत सारी जगह जा सकते हैं ना हम. जा सकते हैं कि अकबर कैसे रहता होगा, हम जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे रहता होगा. टेक अप दिस प्रोजेक्ट, आई थिंक. पर अगर नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर कोई मुझे टाइम मशीन की टिकट बेचे ना और बोले कि चल भाई तेरे पास एक मौका है, टाइम मशीन लेके तू पास्ट में कहीं जा सकता है, तो मैं शायद हंटर गैदरर्स के पास जाना चाहूँगा. हाँ यार, ये देखने की वो कैसे रहते होंगे. चलो, तो तुम्हें लग रहा है उनकी लाइफ बहुत बढ़िया थी, है ना? हाँ यार, आपस में खुश रहते होंगे, बांसुरियाँ बना रहे हैं पेड़ों को काट के अपने. हमारी टेंडेंसी लेकिन ऐसी है थोड़ा. और अगर तुम्हें कुछ बताना चाहो उनकी लाइफ के बारे में, एंड आई डोंट नो कि ये कब स्टार्ट हुआ होगा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, बट माई हंच इज कि देखो जैसे हम अफ्लुएंट हो जाते हैं ना, जब थोड़ा रिच हो जाते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है उसी हिसाब से. क्योंकि अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, देन व्हाट विल यू डू? यू विल मेक मोर बेबीज, यू विल ग्रो योर सोसाइटी बेसिकली, राइट? तो शायद इनकी सोसाइटी ग्रो हुई होगी. और हमने पहले ही बात किया था कि रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं, एवरीवन इज लाइक इंटेलिजेंट इनफ. अब हम देखते हैं कि हो सकता है, अब दिस इज माई hunch, my 2 cents basically, but we know for sure that at some point in the history of these hunter gatherers, एक टाइम पे इन्होंने कुछ स्टोरीज बनानी शुरू कर दी होंगी. मतलब स्टोरीज मतलब नॉट जस्ट दीज एनिमिस्टिक बिलीव्स जिसके अंदर ये मानते कि हाँ ये पेड़ में जान है, सोल है. कुछ ऐसी स्टोरीज भी जिससे इनके बीच में थोड़ी कोऑपरेशन और बढ़ सके. हम एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि क्या स्टोरीज रही होंगी, but I got a clue about the fundamental theme behind these stories from a book that I was reading recently, और इस book का नाम है Moral Tribes. Moral Tribes. हाँ यार, so it's an excellent book by the way, I think. And उस book लिखी गई है, the book लिखी गई है एक professor के द्वारा. The professor's name is Joshua Green. He's a professor of psychology at Harvard University, and he has done research on how morality comes in general within human beings. हमारी morality का source क्या है? अच्छे बुरे के बीच में डिफरेंस करना. बस हाँ, तुमने एकदम राइट जगह पे पकड़ा उसको. अच्छा लगा. बस यही है एग्जैक्टली कि अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस करना. अब उनका मानना ये है कि शायद हंटर गैदरर्स के टाइम पे भी कुछ फंडामेंटल मॉरल स्टोरीज शायद बतानी शुरू कर दी होंगी, क्योंकि उनके बिना तो सोसाइटी कोऑपरेट ही नहीं कर सकती अगर थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है. सो हमने फर्स्ट टाइम हमने पहले मेंशन किया कि जीन थोड़ी सी मोरालिटी हमारी थोड़ी सी कोऑपरेशन आती है. तो एक स्टैंडर्ड मोरालिटी है कि हाँ यार हमारा जो परिवार है उसको सेफ रखना है, उसके प्रति बढ़िया कोऑपरेटिव रहना है, हॉस्टाइल नहीं रहना. फिर हमने पाया कि गॉसिप्स से भी हम थोड़ा ग्रुप जब बड़ा हो गया तो गॉसिप ने भी हेल्प की हमारी. लैंग्वेज से भी थोड़ी हेल्प हुई होगी, लैंग्वेज के थ्रू ही तो गॉसिप हो रही थी, तो उसके हमारा ग्रुप थोड़ा और बड़ा हो सकता है. जब हम अफ्लुएंट हो गए, अब हम रिसोर्स रिच हो गए, तो थोड़ा और ग्रुप जब बड़ा हुआ तो हमें नई स्टोरीज चाहिए इनके बीच में कोऑपरेशन. कितना बड़ा होगा ये ग्रुप? मतलब हाँ, एक्चुअली तूने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं. अब जब भी तू ये हंटर गैदरर्स बोलती है तो मेरे मन में एक पिक्चर बनती है, ऐसे एक जंगल होगा. हाँ. और कुछ 150, 200, 500 लोग होंगे, उतना ही लगा लो. पर मैं जानना चाहता हूँ आज से 70,000 साल पहले कितने मनुष्य थे धरती पे? जैसे आज की तारीख में बताते हैं 800 करोड़ लोग हैं हम. आई विश देयर वाज ओके गूगल राइट नाउ. देयर इज अ नंबर, मतलब पीपल हैव, साइंटिस्ट हैव फिगर्ड दैट आउट कि कितने रहे होंगे. हाँ, बट क्या हजारों में, लाखों में, करोड़ों में? ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में भी पता है उनको कि कितनी रही होगी. अच्छा. एक ग्रुप कितना बड़ा रहा होगा वो इतना ही है, मतलब 200 300. अच्छा, तो जो हमारे गुट होते, जिनको ट्राइब्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमारे गुट होते थे वो 200-300 लोगों के होते थे. एक थोड़े 150 से ज़्यादा होने लग गए थे, तभी उनको नेसेसिटी हुई कोई नई स्टोरीज की. हमें नहीं पता क्या स्टोरीज होती होंगी, बट लार्जली वी नो दैट एक जो फंडामेंटल स्टोरीज जो उन्होंने डिस्कस करनी शुरू की होंगी वो होंगी अबाउट मोरालिटी. एक बेसिक मोरालिटी कि
मोरालिटी का क्या मतलब होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है. आई थिंक धर्म का मतलब यही होता है ना, जो हिंदी में जो वर्ड है धर्म, नहीं कि अच्छे बुरे के बीच में डिफरेंस. आई डोंट नो, लाइक तू कहना चाह रही है जो कहना, मैं धर्म की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैसे मनुष्य धार्मिक होना चालू हो गया कि उसको अच्छे बुरे के बीच में समझ की पहचान आ जाए. वो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि वो हिंदू धर्म का हो गया, ये इस धर्म का हो गया. मैं धर्म का जो एक्चुअल रूट मीनिंग है वो क्या है, मैं आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो व्हाट धर्म मीन्स, बट इज दैट व्हाट धर्म मीन्स? I understand धर्म is a way of life. Okay. So somebody will tell you that this is your dharma and for the rest of your life you will practice that. For example, it's a way of life. You किसी को बता दिया कि इस तरीके से रहना है, कि ये तुम्हारा धर्म होना चाहिए. तो हो सकता है. ओके, I don't know. My understanding was that धर्म maybe means morality, कि यार धर्म मतलब सिंपल है यार, कि किसी का मर्डर मत करो. यही धार्मिक आदमी कौन हुआ कि मर्डर नहीं करता किसी का. So धर्म is basically more action oriented, कि तुम्हें एक्शन क्या करना है हम बताते हैं, वो तुम्हारा धर्म होना चाहिए. मोरालिटी इज जस्ट द बेसिक कॉग्निशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो फिर देन आई हैव अ क्वेश्चन, डू अदर क्रीचर्स आल्सो हैव मोरालिटी? जीन की हमने बात की, यस, उनमें भी सेम जीन्स पाए जाते हैं. हमने ये फेमिलियल जो फैमिली के प्रति कोऑपरेशन की बात की, उस तरह की फंडामेंटल मोरालिटी उनमें भी पाई जाती है. यस, वी नो दैट फॉर श्योर. उसके बियॉन्ड वो नहीं रह सकते, तभी उनके ग्रुप भी छोटे होते हैं. हमारे ग्रुप देखो कितने बड़े बड़े रहने लग गए. अब इन ट्राइब्स में फॉर श्योर कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी स्टोरीज बनानी शुरू कर दी थी विच वर फंडामेंटली रिक्वायर्ड फॉर देम, ताकि वो एक दूसरे को मारे काटे नहीं. मतलब एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन कैसे बन सकती है, उनसे रिलेटेड स्टोरी सबसे पहले आई होंगी. इसलिए जो ये बुक के राइटर हैं जोशुआ ग्रीन, एंड सिंस ही इज अ कॉग्निटिव साइंटिस्ट, ही स्टडीड ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन ब्रेन एंड हाउ इट फंक्शंस, एंड दैट्स हाउ वी नो कि उनके भी ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट तो हमारे और उन बीच में फ़र्क नहीं है. तो उनकी मोरालिटी की का क्या कहानियाँ रही होंगी बेसिकली ये कि एक दूसरे को नहीं मारना. इनफैक्ट तुम्हें याद है एक गोल्डन रूल होता है, if you remember. हाँ, you should treat others the same way you would like to be treated by them. It's a very simple rule. I think. Or in a negative sentence, it would be, do not treat others as you would not want yourself to be treated. हाँ, लगभग वही बात हुई कि वही बात है. This golden rule, by the way, is found in every religion. Christianity में भी है ये. कुछ मतलब वो पुरानी जो उनकी इंग्लिश भाषा है उस तरीके से कुछ बोला गया, डू नॉट अनटू अदर्स एज यू वुड नॉट, समथिंग लाइक दैट. हिंदू में भी है ये, इस्लाम में भी है ये, जुडाइज्म में भी है. तो ये गोल्डन रूल कहीं पे भी उठा लो, हर रिलीजन में पाया जाता है, हर तरह के सोसाइटी में पाया जाता है. एंड जोशुआ ग्रीन जो है ये साइंटिस्ट, इनका मानना यही है कि ये बहुत पुराना है, चलता आ रहा है, एंड इट्स वेरी फंडामेंटल, इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी बेसिक. कि हाँ यार, अगर तुम इतना सा एक फंडामेंटल चीज़ फॉलो कर लोगे कि क्या, कि जो जैसे तुम अपने आप जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें ट्रीट किया जाए, वैसे ही तुम दूसरों को ट्रीट दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार रखो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे प्रति व्यवहार रखें. इसे बोलते हैं गोल्डन रूल. तो कहना चाह रही है कि हमारे हंटर गैदरर्स के बीच में जो सबसे पहली जो कहानियां बननी चालू हुई वो ऐसी कहानियां रही होंगी जो मॉरल कहानियां होती हैं. एग्जैक्टली, कि ये सही लग रहा है, दिस इज राइट. हाँ, अच्छे और बुरे के बीच में पहचान. क्यों? क्योंकि अगर मोरालिटी नहीं होगी तो कोऑपरेशन नहीं होगी. अगर एक दूसरे को सब मार काट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर तुम ये भी सोच सकते हो कि मोरालिटी एक्चुअल में इसलिए आई ताकि कोऑपरेशन आ सके. जोशुआ ग्रीन एक्चुअली इसको बड़े अच्छा एक चीज़ बोली जो मेरे को याद आ रही है. ही सेज मोरालिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन. अभी तक हमने पहले कैसे अडेप्टेशन की बात की थी. अडेप्टेशन क्या होती है कि आपके कुछ नया फीचर आ गया एनवायरनमेंट में, और वो आपकी अडेप्टेशन की वजह से आपको एडवांटेज मिल गया आपके एनवायरनमेंट में, राइट. बट इट वॉज मोर और लेस जीन लेवल अडेप्टेशन, कि आपके जीन में कोड हो गया भाई वो कुछ नया फीचर. अब ये साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, यानी हम किसी भी प्राणी को जस्ट उसको समझा के इस चीज़ के बारे में उसका व्यवहार बदल सकते हैं. तो ये जीन में कोडेड होने की ज़रूरत नहीं है. अब यू कैन जस्ट बाय
explaining a certain thing, like a rule, like a golden rule, you can make that person change his behavior. So it's basically a psychological adaptation, which I thought was really nice way of putting it. That's quite interesting, हाँ. तो ये जोशुआ ग्रीन अपनी किताब मॉरल ट्राइब्स में बताते हैं कि जो शायद सबसे पहली कहानियाँ हमारे पूर्वजों के पीछे आई होंगी वो मॉरल कहानियाँ होंगी, धार्मिक कहानियाँ. मतलब अगेन सॉरी मैं बीच में वापस से धर्म पे चला जाता हूँ. अगेन आई डोंट मीन धर्म इन द सेंस दैट इट इज यूज्ड मोस्टली, बट यू आर राइट, यू कैन से दैट. आई मीन धार्मिक इन द सेंस कि वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए कि हाँ कि यार मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ अभी. तू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज धार्मिक कहानी आई मीन कि यार अच्छे बुरे के बीच में डिफरेंस करना ज़रूरी है. और सबसे पहली कहानियाँ वहीं तो हुई होंगी, और किस चीज़ की कहानी बनाओगे. क्योंकि यूटिलिटेरियन होनी चाहिए ना कहानी. ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला तुमने. सो जोशुआ ग्रीन is also a big proponent of utilitarianism, which is basically another philosophical theory, a philosophical what do you say, investigation basically in a topic जिसको बोलते हैं utilitarianism, जिसका मतलब कि किसी भी चीज़ को तुम्हें अडॉप्ट करना है, मतलब कोई भी थियोरी को अडॉप्ट करना है, उसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब क्या वो अच्छा फ़ायदा दे रहा है या बुरा फ़ायदा दे रहा है. तो इसी तरह की रही होंगी शायद कहानियाँ. बट हम ये भी जानते हैं फॉर श्योर कि ऐसी कोई, समझ लो एक ट्राइब है, इधर हम रह रहे हैं इस जगह पे, इस जंगल में, एक थोड़े दूर जगह पे एक और ट्राइब है, उसकी हो सकता है मोरल स्टोरीज अलग हो. चाहा वो यही रहे हैं क्या कि कोऑपरेशन आए, ताकि उनके एक दूसरे के भाई मारे नहीं हो, कोऑपरेशन बढ़े, पर उनकी मॉरल स्टोरीज थोड़ी अलग रह सकती हैं. ऐसी इधर वाले ट्राइब की थोड़ी मॉरल स्टोरीज अलग रह सकती हैं. तो हम नहीं जानते कि उनकी स्टोरीज एक्चुअल में क्या थी, पर उन स्टोरीज का फंडामेंटल थीम मोरालिटी रही होगी. एंड इट्स इनफैक्ट युवल नोआ हरारी बोलते हैं अपनी बुक सेपियंस में कि वी नो फॉर श्योर दैट द मोमेंट दीज स्टोरीज स्टार्टेड कमिंग देयर वाज नो सिंगल वे ऑफ लिविंग, देयर वर डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग altogether. Everyone had their own way of living, so you cannot say that was wrong or this is right or this is wrong or that is right. Everyone had their own way of living and it was working for them. बड़ा अच्छा लगा मुझे है कि मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. हमने अभी तक ना काफ़ी बार इस बारे में चर्चा कर ली है कि भाषा आने से हम कहानियाँ बना पाए, और एक बार जब हमें शेयर्ड सामूहिक कहानियाँ आने लग गई हमें, तो हम एक दूसरे पे विश्वास करना शुरू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यार हम दोनों ही एक कहानी में विश्वास रखते हैं. पर आज तूने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताई कि पहली कहानी क्या होगी. पहली कहानी वो कहानी होगी जो दैट हैज़ अ मॉरल यूटिलिटी, कि अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पाए. वैसी स्टोरीज आई. हाँ, तो उसके लिए तूने बताया गोल्डन रूल कि सबसे पहली कहानी का जो थीम होगा वो यही होगा इस तरीके से कि अपना व्यवहार ऐसा रखो दूसरों के प्रति, तुम जो चाहो वो भी तुम्हारे प्रति वैसा व्यवहार रखे. तब बेसिक्स अगर हम सारे फॉलो करते दुनिया बहुत अच्छी होती वैसे. बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स है ना, जैसे कि फियर का, डिसगस्ट का, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं अभी हम दूसरे ट्राइब्स की तरफ भी निकाल लेते हैं. ये दुख की बात है. इनफैक्ट अपने ट्राइब में भी कई बार समझ लो किसी ने कुछ गलत कर दिया और हमें पसंद नहीं आया, बस. In fact, if I can give my 2 cents here again, so आपके 2 cents तो मुझे बहुत पसंद है. My again understanding is this कि जितनी morals, ये stories जितनी strong हुई होंगी ना एक tribe में, उतनी उनमें बहुत strong cooperation रही होगी, पक्की बात. And they must have become like very efficient also, because जितनी अच्छी cooperation होगी उतना आप अच्छा मिलजुल के काम करोगे. But उतने ही वो अपने neighboring tribe से different होने लग गए. So it's like creating a wall. मेरे को समझ में आ गया तू क्या कहना चाह रही है. कि मान ले आज तू और मैं एक गुट का हिस्सा हैं और हमने अपनी मॉरल स्टोरी बनाई कि यार देखो एक दूसरे के प्रति ऐसे करते हैं, पर कहानी अलग है हमारी. कि देखो ये पेड़ है ना, ये पेड़ से हमारे पूरे गुट को शक्ति मिलती है, तो हम एक दूसरे के प्रति अगर कुछ कर भी दिया तो आओ इस पेड़ के हाथ लगा के हमें माफ़ी मांगनी, कुछ भी हो. और दूसरा एक गुट है वो मॉरल स्टोरी बना रहा है कि ये नदी है, ये हमारी सारी मोरालिटी इससे ऐसे करो. तो दोनों ही गुट अपने आप में तो ठीक काम कर रहे हैं, मॉरल स्टोरीज आ गई, पर ये दोनों गुट धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं. तो गुटबाजी में ज़्यादा हो गई. तो इसको
इसको हम बोलते हैं ट्राइबलिज्म। हमें ये ट्राइबलिज्म या ट्राइबलिस्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा है ह्यूमंस में। इनफैक्ट उसमें बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, एग्जांपल दिया जोशुआ ग्रीन ने ऐसे बोल के कि देर आर नॉर्दर्नर्स जो एक नॉर्थ में कहीं रहता है एक ट्राइब, देर आर सदर्नर्स जो साउथ में कहीं रहते हैं ट्राइब। नॉर्दर्नर्स का मानना ये है कि इंडिविजुअलिस्ट वो बड़े इंडिविजुअलिस्टिक हैं, मतलब उनको इंडिविजुअलिस्ट राइट्स ज़्यादा पसंद है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा पसंद है, इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा पसंद है, इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद है। एंड देयर लाइक कि हाँ एज लॉन्ग एज तो अमेरिका की बात कर रही है इंटरप्रेट किस तरीके से कर सकते हैं, बट उन्होंने ये नाम लिया नॉर्दर्नर्स एंड सदर्नर्स। आई रियली लाइक द एंड कुछ नहीं उनका जो मॉरल स्टोरी कह लो या उनकी जो स्टोरी कह लो, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म कि हाँ ठीक है, एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर देम, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू कैन रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिविजुअल राइट्स इट विल फंक्शन। करेक्ट। सदर्नर्स ऑन द अदर हैंड कलेक्टिविज्म, उनका बिहेवियर है कलेक्टिविज्म। उनका मानना किया है कि नहीं, जो समाज, हमारे रिसोर्सेज हैं, समाज का ध्यान रखना जरूरी है। समाज टेक्स प्रायोरिटी इन अ कलेक्टिव सोसाइटी एंड इन एन इंडिविजुअल सोसाइटी द इंडिविजुअल टेक्स प्रायोरिटी। इनका मानना ये, नॉर्दर्नर्स का मानना ये है कि इंडिविजुअलिज्म की वजह से हर बंदा अपनी मेहनत करेगा, तो कोई नहीं भी मेहनत कर रहा वो अपना फल भुगत रहा है, तो इसलिए हम हमें कलेक्टिविस्टिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल अपना ध्यान रखें। सदर्नर्स बोलते हैं कि नहीं, अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएंगे तो हमारे में एक होती है चीज़ ग्रीड, ये बड़ी जल्दी आ जाएगी। सो दे विल बी अदर पीपल हु आर वल्नरेबल, उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। जैसे आज की सोसाइटीज़ में भी देखा जाता है, इंडिविजुअलिज्म की वजह से ऑब्वियसली इतनी तरक्की की है अमेरिका ने, बट इनकम इनइक्वालिटी भी उतनी ज़्यादा है। जो पिछड़ गया वो पिछड़ गया, बेसिकली डार्विन के सिद्धांत पे चलता है ये देश, जो गया वो नहीं सक पा रहा तो मतलब सॉरी। इन बोथ एंड्स ये दोनों ट्राइब्स जो हैं, नॉर्दर्नर्स और सदर्नर्स बोलो, ये अपने हिसाब से सही है, बिकॉज वट एवर स्टोरीज दे आर फॉलोइंग इट्स वर्किंग फॉर देम। उनकी मोरालिटी अलग है, बट इट इज़ वर्किंग फॉर देम। More stronger these stories, by the way, stronger the stories, the greater the divide, and the wall is greater between them. And हम ये देखते हैं कि हमारे ना ये भी बहुत प्रॉब्लम रही होगी। So अभी तक मैंने अभी जो पॉइंट कर रही है वो आज की तारीख भी लागू होती है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हम सब में एक तरह का ट्राइबलिज्म तो है। आज से 6 महीने पहले ले लो, पूरी दुनिया इतनी अच्छे से कोऑपरेट कर रही है, मतलब सब कुछ चल रहा है, यहाँ से कोई ट्रैवल कर रहा है, वहाँ से सबको फायदा मिल रहा है। और आज देख लो क्या गया, एक दूसरे से सब लड़ने मरने को आ गए, क्योंकि कहीं पे कुछ हमें अस वर्सेस देम की मेंटालिटी आ गई है। क्यों? क्योंकि सबकी कहानियां अलग है। इससे पहले पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है चाइना, सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर मोबाइल चाइना में बन रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। आज सबको चाइना से खुन्नस है, और मैं कोई चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चाइना ने भी बहुत गलतियां की है। मैं बोल रहा हूँ एक वो हो गया, सबकी उनकी कहानी अलग है चाइना वालों की, तो चाइना को तो सबने अलग कर दिया। हम ना बड़ी जल्दी क्लब कर लेते हैं। एक और चीज़ ये है हमारी कि अगर हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं मुद्दे की, तो उस ट्राइब की जितनी स्टोरीज हैं वो सब गलत है। हाँ, और या इस ट्राइब की जितनी स्टोरी है वो सब सही है। सो ये भी बहुत जल्दी आता है हमारे पे, हमारा माइंड इस तरीके से बना है। जैसे मैंने पहले बात की थी, कैसे हमारे जीन में लिखा गया है कि मेरे फैमिलियल रिलेशंस की मुझे प्रोटेक्शन करनी है। आई ऑलरेडी, सो दैट इज रिटन। सो वी कैन ओवरकम सेल्फिशनेस, मतलब मी वर्सेस अस का अगर सिनेरियो हो, तो मैं अपने मी को जल्दी छोड़ सकती हूँ। वो मेरे में ऑलरेडी इनग्रेन्ड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब मेरा जीनोम में ही लिखा है। सो एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस मेरी लिखी है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मान ले कि तेरी बहन की बेटी है, ठीक है, अगर वो रोड क्रॉस कर रही होगी और वहाँ से गाड़ी आ रही है, तो हो सकता है तू अपनी जान पे खेल के उसको बचाने के लिए कूद जाए। करेक्ट। सो सेल्फलेसनेस है। पर मान लो कि किसी चाइनीज औरत की बेटी है और रोड क्रॉसिंग हो रही है और वही सेम खतरा है, शायद क्योंकि ये इंस्टिंक्ट है, मतलब हो सकता है शायद तू ना कूदे। क्यों? क्योंकि वो तेरी जीन्स शेयर नहीं करती वो लड़की। और मैं इसको इस तरीके से बताना चाह रही हूँ कि चलो हो सकता है तब भी मैं कर दूँ, तो बिकॉज एक और हम मोरालिटी ही है कि चलो एक किसी की जान जा रही है हमारी आंखों के आगे, शुड वी प्रोटेक्ट और नॉट। सो सेल्फलेसनेस हमारी मी वर्सेस अस के सिनेरियो में, मतलब मेरा ट्राइब वर्सेस मी, तो मैं अपने ट्राइब के लिए कुछ कर दूंगी शायद। अच्छा, मैं समझ गया। बट व्हेन इट कम्स टू आवर ट्राइब्स वर्सेस देयर ट्राइब, ये हमें फीड कहीं नहीं है। ये हमें साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन करनी पड़ती है बड़ी मुश्किल से, और इसके लिए स्टोरीज की ज़रूरत है हमें। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक वो जिसके लिए हम प्रोग्राम्ड हैं
ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग जो हमारी, वो हमारी ट्राइब लड़ाई के प्रति झगड़े तो की है। है, बट वो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में हमें कभी सीखने को ही नहीं मिला कि दूसरे ट्राइब के प्रति कैसे व्यवहार रखना चाहिए। तो जब भी कोई ट्राइब दूसरी स्टोरीज का मिलता है हमें, मैं समझा तेरी बात। तू कहना चाह रही है कि सेल्फ इंटरेस्ट को मैं अपने गुट के लिए शायद फिर भी कर दूं, अनदेखा कर सकती हूँ कि बट कोई अस नहीं, वर्सेस देम में पर अगर मेरे गुट के खिलाफ कोई दूसरा गुट वाला आ गया फिर तो देखो वो मजाल है फिर तो। तो ये जो हंटर गैदरर्स रहे थे, ऑल्दो दे वर अफ्लुएंट, दे वर वेरी हेल्दी, दे वर वेरी साइकोलॉजिकली वेल, there was obviously very dark side of them also. क्योंकि देखो लड़ाइयाँ बहुत होती थी। मोरल स्टोरीज आने से क्या होगा, यू हैव टू वर्क फॉर द ट्राइब। अब आप ये जो सेल्फिश बिहेवियर है वो भी नहीं दिखा सकते। तो कई हम जानते हैं कि आज की डेट में भी ऐसे कई ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं कि क्योंकि वो पहली बार तो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो समझ लो कोई डिसीज्ड है, कोई जिसको बीमारी है, मार दो उसको क्योंकि वो स्लो कर रहा है ट्राइब को। कोई बूढ़ा आदमी है पीछे रह गया, छोड़ दो। कोई बच्चा है जो थोड़ा बीमार पैदा हुआ है या उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, तो कई ट्राइब ऐसे उनको मार देते हैं। थोड़ा खतरनाक है यार। फॉर दैट मैटर कई हम ये भी जानते हैं कि शायद जो एनिमिस्टिक बिलीव्स रहे होंगे तो अपने रिचुअल्स के लिए, क्यों? क्योंकि एक ट्राइब को शायद फ़ायदा मिलेगा फॉर वट एवर रीजन्स, शायद वो रिचुअल्स के लिए शायद बच्चों को जला देते थे जिंदा, मतलब जो भी है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कई जगह यूरोप में ऐसी ग्रेव्स मिली हैं जहाँ पे पाया गया है कि बच्चे हैं छोटी उम्र के, उस मतलब 1000 years ओल्ड होंगी वो ग्रेव्स, जिसके अंदर उनके साथ कई सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें पड़ी हैं, मतलब कई मालाएं पड़ी हैं जिसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगी होगी उनको बनाने में। देयर बीड्स, मतलब मैमथ के जो टस्क्स होते हैं, जो उनके हाथ दांत होते हैं, उसकी बनी हुई मालाएं, और क्या क्या मिला है। अब सोचो उस टाइम पे कितना वक्त लगा के कौन इसको बैरी करेगा। तो कई सारी थियरीज है कि या तो वो किसी लीडर का बच्चा होगा, तो उसका मतलब हमें उनके सोशो पॉलिटिकल सोसाइटी का भी पता चल रहा है बेसिकली कि शायद उनमें एक हायरार्की आनी शुरू हो गई होगी कि एक लीडर है तो उसके बच्चों को भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे लीडर को मिलता है, या फिर किसी रिचुअल के चलते उन्होंने उसका बेसिकली बलिदान कर दिया उस बच्चे का। तो तू कहना चाह रही है ये जो मैं अभी तक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि कैसे हम पेड़ों के नीचे बैठे खुले आसमान के नीचे, पता नहीं चलेगा तो एक थोड़ा डार्क साइड भी था इनका कि बिल्कुल आपसी एक दो गुटों में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, और विदिन द ट्राइब, विदिन द ग्रुप कोई नहीं टॉलरेट करता था। अगर समझ लो किसी इंडिविजुअल की नहीं चलती थी, कोई इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। अगर जो ट्राइब चाहता है वही होता है। परिवार के किसी बंदे ने कुछ गलत कर दिया तो भाई तुम्हारा परिवार ही पूरा। मैं एक तेरे से सवाल पूछूं फिर, कई बार मेरे मन में एक चीज़ आती है कि यार ऐसा कैसे होता है कि दुनिया में इतने गलत काम हो गए और लोग जो काम कर रहे हैं उनको देख के लगता है कि यार ये आदमी कैसे इतना गलत काम कर दिया। ऐसा लगता है कि यार इससे तो उम्मीद ही नहीं थी, पर फिर बोलते हैं कि नहीं, मॉब मेंटालिटी हो जाती है, ट्राइब मेंटालिटी हो जाती है। तो मुझे मन लगता है कि लोग कई बार है ना डर के मारे गलत काम कर लेते हैं कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रह जाती है कि वो ना करेंगे वो गलत काम तो उनका ट्राइब वाले उनको मार देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें शायद जो सबसे बुरा हाल हुआ था वो जूस का जो किया था नाज़ी जर्मनी के लोगों ने किया था। करीबन 50 से 60 लाख लोगों को उन्होंने मारा था इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो कई साइंटिस्ट ने इस पे खोज की कि यार हुआ क्या, एक अच्छी खासी जर्मनी चल रही थी, बैठे बैठे एकदम से क्या भूत सवार हुआ, लोगों को मारने लग गए ऐसे इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो पता ये चला कि यार उस टाइम पे वो ट्राइबल मेंटालिटी ऐसी आ गई कि अच्छे लोग भी बुरे बन गए, क्योंकि कौन ट्राइब के खिलाफ जाएगा जब सारे ही हैं तो सारे ही। तो ये देखो व्यवहार तो है ही हमें वही ना, मतलब जो हमें थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ट्राइबल मेंटालिटी बड़ी खतरनाक है। एक तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट ये है कि आप एक ट्राइब का हिस्सा हो, एक बिलोंगिंगनेस रहती है कि आप चलो एक गुट का हिस्सा हो, you'll feel protected psychologically also, but at the same time आपको उस ट्राइब की सारी कहानियाँ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। तो आई एम श्योर ये जितने, अब मैं ये नहीं बोल रही कि जो उन्होंने काम किया वो गलत नहीं था, ऑब्वियसली गलत था, बट probably somewhere they were under this pressure, tribalistic pressure also,
कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा तो निकाला हो जाएगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद उनको फिर वो सही लगने लग गया हो कि नहीं यार मेरा ट्राइब कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। ट्राइब इन द सेंस नाची। तो इससे तो बहुत सारी मैं मनी मन सोच रहा हूँ, इससे तो बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। क्या कि मान लो कोई ट्राइब की कहानी अच्छी नहीं लगी तो उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो ट्राइब के खिलाफ चला गया तो वो अकेला रह जाएगा, और जो अकेला रह गया वो कैसे सर्वाइव करेगा इतने घने जंगल में। Which is why it is rightly said it takes courage to speak up. And तभी शायद freedom of speech कितनी important है। सोचो कि it doesn't matter which tribe you belong to, you can still at least say something. You don't have to be tribalistic. At least today we have that choice. पहले नहीं थी। Again another darker side of tribes. गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाते हो क्या थे वो ट्राइब्स ही थे एक तरह से देखा जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो आधे घंटे पहले एक विश मांगी थी कि अगर मेरे को कोई टाइम मशीन दे तो शायद मैं हंटर गैदरर्स के पास जाऊंगा। अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि सही बात है। मेरी भाषा मेरी कहानियां सुन के बोले लगे नहीं जमा हमें तो इसको करो साइड में क्योंकि वहाँ थोड़ा ना कोई पुलिस होगी मुझे बचाने के लिए। कुछ नहीं वहाँ, कोई राइट्स नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, कोई कुछ नहीं था वैसे। एंड अब देखो हमारी पूरी डिस्कशन से निकल के ये आता है कि शायद ना जनरली एटलीस्ट मुझे तो ये लगता था यार कि जितने हंटर गैदरर्स हैं क्या होता होंगे, हम कितने पावरफुल हैं, कितने पावरफुल इन द सेंस कितने स्मार्ट हैं, कितने नॉलेजेबल हैं। बट द मोर आई रेड अबाउट देम एंड द मोर आई रियलाइज दैट they were equally smart, they were in fact more knowledgeable and more skillful, and they were more dangerous also in some sense. Very dangerous. And they were very powerful also because these were the people who made such a great impact on our environment and on other species also, not just other human species but other animal species. So this is a topic we'll talk about next time. Achha. I want to tell you the story about how impactful these hunter gatherers were, these foragers were, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। आज हमने उनकी लाइफ के बारे में बात किया। impactful on the environment and other species. अच्छा। Everything else. हाँ ये तो एंगल मैंने सोचा ही नहीं कि यार अभी तक तो हम डर रहे थे बाकी जीव जंतुओं से, बाकी जानवरों से, बाकी प्राणियों से, पर एक बार जब हम गुटों में आने लग गए, हम चौड़ में आ गए तो बाकियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इसकी वजह से। बहुत बहुत आज तक अभी तक देखो हमने पूरी स्टोरी में हमने अर्थ की बात की, इंसान तो भी आया हमारी स्टोरी में, मतलब हमने ब्रह्मांड की बात की, सोलर सिस्टम की बात की, हमारे अर्थ की बात की, इवोल्यूशन की बात की, जिसका सब स्पीशीज इक्वली थी इन्वॉल्वड। बट नाउ सडनली समवन a single species has become so powerful that I think हम रियलाइज नहीं करते कि इनका कितना इम्पैक्ट था हमारी अर्थ पे, जो इतने मिलियन ईयर्स की हम बातें करते आ रहे हैं। सडनली there is a shift that we see and we'll talk about that next time. I am looking forward to that a lot. आज तो बड़ा ही मज़ा आया। मैंने तेरे से पूछा था कि मुझे try to immerse me in the life of a hunter gatherer and I think you did a very good job and I think हम जिस वातावरण में बैठे हैं that also helped. Yeah. तो जैसे मैंने कि कहा फर्स्ट तो मेरे को ये लगा कि टाइम मशीन हो तो मैं जाके उनके साथ रहूं, बड़ा मज़ा आएगा। Now you've changed your mind. अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि उनको अगर मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आई तो मुझे कौन बचाएगा उनसे। तो दोनों ही पहलू दिखाए तूने मुझे उनके, अच्छे और बुरे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडेज डिस्कशन फॉर मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो कहानियों की बात अभी तक हम कर रहे हैं, तो तूने बताया कि जो पहली कहानियाँ आई होंगी उनका नेचर क्या होगा। दे वर मॉरल इन नेचर, दो स्टोरीज वर मॉरल इन नेचर। समवेयर वी सी मोरालिटी कमिंग बहुत ही मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। होपफुली आपको भी मज़ा आया हो हमारे साथ गोल्डन गेट पार्क में। ठंड हो गई अभी थोड़ी। मॉरल ट्राइब्स के बारे में बात करनी। हाँ, ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने जंगल में बात कर रहे हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये हमारा आउटडोर एपिसोड, स्पेशल। अगर आपको पसंद आया तो हम और भी हमारी थोड़ी फेवरेट जगहें हैं सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में जाके शूटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप जो हमें लिखते रहते हैं, आपके कमेंट बहुत ही पसंद हैं, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने की। मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला पिछले कई कमेंट में कि हम जितने भी बुक रिकमेंडेशंस की बात करते हैं ना,
उसे डिस्क्रिप्शन में भी डालने लग जाए, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा फीडबैक था और इसीलिए हमें आपका फीडबैक इतना पसंद है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती। तो हम मेक श्योर करेंगे, आज भी तूने 2-3 जितने भी बुक्स का नाम दिया, वी विल राइट दैट इन डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन देखिएगा, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में ना मैं रिलेटेड वीडियोज़ भी डालता हूँ जो हमने यूट्यूब पे बाकी वीडियोज़ देखे हैं। तो हमारा जो भी आपको एपिसोड पॉडकास्ट का पसंद आया उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करिएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको और थोड़े ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँ जो रिलेटेड टॉपिक्स पे हों, जो उसी टॉपिक के बारे में डेप्थ और में जाते जाते हो। हों, या फिर और कोई टॉपिक में जो रिलेटेड है उस पे जाते हो। तो अगर आपको दिलचस्पी है उस टॉपिक में तो ज़रूर देखेगा। बाकी एज ऑलवेज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड Bye-bye. डे। बाय बाय।